हाय गाइस, वेलकम टू द पार्ट 3। मोस्टली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, डेफिनेटली देखिएगा। काफ़ी आप लोग का पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है कि वी रियली लाइक द वीडियो एंड मार्किंग्स से एक्चुअली स्मार्ट मार्किंग से आप लोग को हेल्प हो रही है रिकॉल में एंड रिटेंशन में, मैपिंग में। आप लोग ने होपफुली आप लोग ने जितने लोग ने मेरे को मैसेज करा था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक का आप नोट शेयर कर दो, मैंने आपको शेयर किया एंड आप उसको वाइजली यूज़ कर रहे हो। आई एम रियली ग्लैड कि मैं आप लोग की कोई हेल्प कर पा रहा हूँ। कुछ भी हेल्प हो डेफिनेटली आप मेरे को रीच आउट करिएगा, मैं आपका जैसे भी होता हूँ आपका हेल्प करने का कोशिश करूँगा। पार्ट नंबर 3 पे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे सारे अदर टॉपिक्स में कोशिश करूँगा फटाफट बता दूँ। एंड अब आप मेरे मार्किंग पैटर्न से भी फेमिलियर हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा एक एक टॉपिक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 में। कोई भी क्वेरी होगा आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर एंड आईडी आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर वहाँ से देख के अपना क्वेरीज़ को मेरे को पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स अपना अपन सबका स्ट्रॉन्ग होता है तो इसमें अपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जो भी मेमोरी टेक्निक्स होता है मैं बुक के बगल में ही लिख लेता हूँ। एंड अगेन ये सब पॉइंट्स को मैं मार्क कर लेता हूँ कि जैसे ये नवंबर 24 में आया था प्रोफेशनल, फिर ये वाला आया था अपना मई 24 में। इससे अपने को क्या होता है ना, पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, अपने को कहाँ पे फोकस करना है अपने अटेम्प्ट के लिए। तो एंड अगेन फिर कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि वो सब मिस नहीं हो जाए। कुछ भी अगर मार्किंग करनी है तो उसके बगल में लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस लिख लेता हूँ, फ्लो लिख लेता हूँ कि हाँ ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 है। इससे क्या होता है, रिकॉल करने में हेल्प होता है, राइट। कुछ एक्सप्लेनेशन पेजेस अटैच कर देता हूँ कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन पेजेस मेरे को आंसर में कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था वहाँ पे आंसर में मिला, ये चीज़ ज़्यादा सही है तो इसको भी संग में रिवाइज़ कर लो। नोट्स के बगल में अटैच करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हाँ क्वेश्चन बैंक्स में देखा, सीधा एड्रेसिंग द थ्रेड्स को, ये 2 पॉइंट मिला था कोई क्वेश्चन बैंक के कोई क्वेश्चन में, उसको सीधा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब जब इसको रिवाइज़ करूँगा ना, सेफगार्ड्स टू एड्रेस द थ्रेड्स, साथ में ये भी एड्रेसिंग द थ्रेड्स भी रिवाइज़ हो जाएगा। सेफगार्ड्स टू एड्रेस द थ्रेड्स मई 19 में आ गया था। सेक्शन नंबर्स को मैं ब्लू हाईलाइट कर देता हूँ, पता चल जाता है कि अपना फोकस पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, राइट। सेक्शन नंबर्स यहाँ पे भी सारे हाईलाइटेड हैं। कुछ भी अगर मेमोरी टेक्निक है या कीवर्ड्स है वो साइड में स्क्रिबल कर लेता हूँ। वैसे ही करके मैंने यहाँ पे भी ओवरऑल करा है, आप देख पा रहे होगे। मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो, सेक्शन नंबर्स को यहाँ पे हाईलाइट किया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है। इसके ऊपर मैंने कोई मॉक में क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि मैंने गलत किया, तो इसको अलग से हाईलाइट कर लिया कि लिख के कि ये देखो ये पॉइंट पे मैं गलती किया। अब जब मैं रिवाइज़ करूँगा साथ में ये भी रिवाइज़ कर लूँगा तो गड़बड़ नहीं होगी। तो अपनी जो भी अपने मॉक्स देते हैं ना, उसको आधी घंटा लेके अपने मटेरियल के संग बैठे एंड उसको उस गलतियों को इनकॉर्पोरेट करें ताकि आपको सब्सिक्वेंट पढ़ाई में आपको हेल्प हो एंड आपको मार्किंग रहे कि हाँ आपने ये जगह पे गलती करा था। सितंबर 25 में ये टॉपिक्स पे आ गया था तो नाउ वी नो कि अपना फोकस क्या होना चाहिए एग्जांपल जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए। तो ये सारी मार्किंग जो अपने से डायरेक्टली ट्रैक हो सकती है अपने वो कर लेते हैं। क्वेश्चन का जो क्रक्स है या फिर कंक्लूजन है वो 1 लाइन पे लिख लेता हूँ। इससे क्या होता है कि कभी कभी हड़बड़ी में पूरा क्वेश्चन नहीं भी रिवाइज़ कर सकूँ तो वो क्रक्स रिवाइज़ कर लिया तो काम बन गया, राइट। अब ये कुछ क्लासेस या रिवीजन वीडियो देखते वक्त फैकल्टीज़ की नोट्स पसंद आती है तो उसको क्या करता हूँ कि यहीं पे बना के यहीं पे संग में अटैच कर लेता हूँ। रीज़न बीइंग कि इससे क्या होता है ना, जब टॉपिक आप रिवाइज़ करोगे संग में आपके नोट्स रहेंगे, आपको अलग से नोट्स कैरी नहीं करना पड़ता, पेजेस में ही रहते हैं। तो जस्ट आप वो पढ़ा है, आप अपने प्रोविज़न पढ़े एंड नोट से देख लिया तो रिकॉल होता है। अल्टीमेटली ये सब चीज़ रिकॉल होगा जो आप अपने हाथ से लिखते हो, राइट। ऐसे इसको आप अपना मार्किंग कर सकते हो। अब जैसे ये देख रहे होगे आप कि सी.ए. संत एंड सी.ए. पंत वाला एक तो क्वेश्चन है, इसमें मैं गलती करता था तो मैंने क्या किया ना, वो क्वेश्चन का रेफरेंस दे के ही मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया कि देखो ये ऐसा ऐसा है। अब मैं जब भी ये प्रोविजन रिवाइज़ करूँगा ना, मैं ये क्वेश्चन भी साथ में रिवाइज़ कर लूँगा, इसलिए देखोगे आप मैंने ब्लू हाईलाइट भी करके रखा है। सेक्शन नंबर हाईलाइट कर दिया, अगेन क्लॉज नंबर्स को हाईलाइट कर दिया कि हाँ ये क्लॉज है। अब इसको क्लॉज नंबर 1 के संग क्लॉज 12 पढ़ता हूँ तो यहाँ पे ये भी लिख दिया कि क्लॉज 12 आपका पेज नंबर 2.28 पे आता है, राइट। ये आपको हेल्प करता है मैपिंग में। देन आपका क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, क्लॉज 3 है, क्या क्या आपका एक्सेप्शंस है, राइट। इससे आपका क्या होता है, ये क्या एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये सब मार्किंग करने से क्या होता है पता चल जाता है। क्लॉज नंबर सब यहाँ पे बुक के बगल में लिख दिया। जहाँ पे रेलिवेंट नोट्स का चार्ट मिलता है ना, उसको भी साथ में अटैच कर दिया। चार्ट को अटैच करने से क्या होता है कि अपने को समझ में आ जाता है। कई बार क्या होता है ना, टेक्स्ट में उतना बर्ड आई व्यू नहीं मिलता है, तो इससे सब चार्ट से क्या होता है ना, आपका बर्ड आई व्यू आ जाता है एंड प्लस चार्ट बनाने से पढ़ने का भी मन करता है, दोनों ही फैक्टर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कि सितंबर 25 में आए। जो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो ना, उसको आप रिलेट करो, काम आएगा, समझ में आएगा।
नोट्स, एक्सेप्शंस को भी मैंने ब्लू में हाईलाइट कर दिया ताकि मेरे से मिस नहीं हो जाए, राइट। आपके सारे अब देखोगे आप ये क्या किया ना, मैंने ESB का ये डिसीजन है, मैंने इसको क्या किया ना यहाँ पे लिख लिया। क्या होता है कि अब आप रेलिवेंट टॉपिक के संग पढ़ोगे ना, तो जैसे एडवर्टीजमेंट का हम लोग क्लॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट के संग में एक एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का नोट है जो कि अपने एडवर्टीजमेंट से ही रिलेटेड है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी लिख लिया। जब पढ़ूंगा तो इसके ऊपर भी एक बार नज़र आ जाएगी, एंड देन फिर ESB रिवाइज करूँगा तो वहाँ पे हो गई। कुछ समरीज है या कुछ पॉइंट है, रोविंग इंक्वायरीज का मतलब, या फिर क्या, ये सब यहाँ पे नोट्स में लिख के अटैच कर लेता हूँ, इससे क्लियरिटी मिलता है। इस पॉइंट पे जैसे कि एक तो क्वेश्चन बैंक में अपने क्वेश्चन था, तो मैंने उस क्वेश्चन बैंक का क्रक्स लिख लिया और लिख लिया कि कौन से क्लॉज में गिल्टी होता है। इससे ये चीज़ समझ में आ जाता है कि हाँ चलो, मैंने क्वेश्चन बैंक में जिस क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्लियरिटी आता है रिविजन में ना, चीज़ें कंसाइज रहती है, एक्यूरेसी बढ़ता है, एंड अपना इससे आउटपुट बेटर होता है, क्वालिटी रिविजन होने में हेल्प होता है। ये है पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे अगेन ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग करके एक तो चार्ट चिपका दिया कि हाँ क्लॉज 6 में क्या है क्या नहीं है। क्लॉज 7 को भी मैंने इंसर्ट मतलब यहाँ पे मार्क कर दिया कि ऐसा है, ये एक्सेप्शन है। देन आप ये देखोगे कि क्लॉज 7 में क्या होता है ना, अब डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्रैक्टिस अपने को नहीं मेंशन करना है, लेकिन ईयर ऑफ सेटअप अपने मेंशन कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, इसको मैंने लिख दिया, इसको काट दिया, मतलब इसको टिक मार्क दे दिया, इसको काट दिया, तो क्या होता है कि देखने से अब इसको तो पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक पिक्टोरल मेमोरी भी अपना क्रिएट हो जाता है। ठीक से मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, चीज़ों को प्रेजेंट ठीक से करेंगे तो अपने को दिखाई देगा कि क्या है क्या नहीं है, राइट। यहाँ पे सारा पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि मेरे से पॉइंट्स नहीं मिस हो जाए रिविजन में। कोई कन्फ्यूजन पॉइंट्स है तो देखो मैंने ऐसे लिख दिया कि देखो मेरे को इसमें कन्फ्यूज़ होता है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि हाँ कॉमन चार्ट फॉर एप्लीकेशन, क्या है, कॉमन चार्ट फॉर अपीयरेंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस मेंबर गिविंग टॉक्स ऑन और लेक्चर्स ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कोर्सेज एंड सेमिनार्स। तो ऐसे एक चार्ट बना लिया, चार्ट बना के उसको यहाँ पे रख लिया। इससे क्या होता है ना, अपने को क्लियरिटी हो जाता है कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो बर्ड आई व्यू मिल जाता है। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे ये जगह पे गिल्टी होता है, यहाँ पे ये जगह में गिल्टी होता है, बाकी जगह पे कहीं पे नॉन गिल्टी है, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तो ये चीज़ जनरली पूछा नहीं जाता है। ऐसे क्या होता है ना, समझ में आ जाता है कि क्या करना है, कहाँ पे अपने को फोकस मेंटेन करना है। अब क्लॉज 8 में आप देखोगे ये पॉइंट मेरे को अंकुश चिरीमार सर के नोट्स में काफ़ी सही लगा, तो मैंने क्या किया, अंकुश चिरीमार सर के नोट से ये वाला पॉइंट को यहाँ पे यूज़ कर लिया कलर ज़ेरॉक्स करके। क्योंकि मेरे को इनका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सही लगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो। कुछ जगह में आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पूरा एग्जांपल है ना, इसका एक क्रक्स लिख लिया, तो इससे क्या होता है कि अपना क्विक रिवीजन हो जाता है। आप अगर 5 सेकंड भी बचा सकते हो ना एक पॉइंट पे, आप 5 सेकंड बचाओ, क्योंकि करते करते आप देखोगे ना चैप्टर के एंड पे आप करीबन 25-30 मिनट अपना रिवीजन का सेव कर लियो। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप क्यूमुलेट करोगे तो बड़ा डिफरेंस अपना बन जाता है। अपने पढ़ते भी है ये चीज़ ऑडिट में, राइट, मटीरियलिटी को लेके। तो ये यहाँ पे भी मैंने वही कंसेप्ट यूज़ किया। अगेन यहाँ पे सारा मार्किंग आप लोग देख पा रहे हो, आप फेमिलियर भी हो। नवंबर 24 का अगर पॉइंट है तो मैंने वो मेंशन कर दिया कि देखो नवंबर 24 में यहाँ पे क्वेश्चन आया था। कोई अमेंडमेंट है, कोई अमेंडमेंट जनवरी 26 का अमेंडमेंट है तो वो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्लॉज नंबर 9 है, 10 है, 10 का मेमोरी टेक्निक्स भी यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इजीली रिकॉल हो जाए। 11 है तो कैसे मैं याद करता हूँ वो भी मैं लिख लिया यहाँ पे। मई 24 में कौन सा क्वेश्चन आया था वो मार्क कर लिया। इससे समझ में आ जाता है कि अपने को कितना माइन्यूटली चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है कि ये बर्ड आई व्यू रिवीजन हो जाता है। चार्ट बनने से क्या होता है ना, क्लैरिटी आ जाता है कि देखो ऐसे ऐसे रिवाइज करना है, कहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। पैराग्राफ पढ़ते हैं लेकिन कई बार क्या होता है ना, अपने को बर्ड आई व्यू में रिवाइज करने को चाहिए होता है कि हाँ भैया ठीक से रिवाइज करा कि नहीं करा, एंड इन शॉर्ट क्या बोलना चाह रहा है वो बताओ, तो इससे वो चीज़ पता चल जाता है। इट रियली हेल्प्स इन वो 1.5 डे में ना होता है ना, जहाँ पे अपने को एक मिनट बचाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तब काम आता है। तो 1.5 के माइंडसेट से अपने करेंगे ना, अपना क्लियरिटी रहेगा। देन अगेन यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन हाईलाइट कर लिया स्पेसिफिक, एंड ये सब क्लॉज 12 को मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अपना सेक्शन 26 आता है तो सेक्शन को भी हाईलाइट कर दिया कि देखो इस क्वेश्चन में सेक्शन का रेफरेंस है। ब्लू हाईलाइट से फोकस हो जाता है। क्वेश्चन का क्रक्स लिख लिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने मार्किंग्स वही किया है, ब्लू हाईलाइट कर दिया कि हाँ कौन सा क्लॉज इसको क्या रेफ़र करता है। अब आप देखोगे ना पार्ट 4 के लिए ना मैंने क्या किया कि
क्वेश्चन बैंक अपने सॉल्व करते हैं, मैंने देखा कि जहाँ पे अपना क्लॉज 2 पार्ट 4 शेड्यूल 1 का रेफरेंसेस जा रहा है ना, वहाँ पे ये सारे ही रेफरेंस जनरली यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ 241 सेक्शन 21, फिर यहाँ पे कोट दैट इज़ सीएस एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी वाली बात, फिर पार्ट 3 शेड्यूल 2 एंड पार्ट 4 शेड्यूल 1। तो मैंने यहाँ पे एक थंब रूल बना दिया कि जब भी अगर इस क्वेश्चन को ओपिनियन ऑफ काउंसिल ब्रिंग्स डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट, तो अपने ये वाली सारी बातें लिख देंगे। क्या होगा कि इससे अपना क्वालिटी भी इन्हेंस हो जाएगा एंड इन्विजिलेटर को भी लगेगा कि हाँ ये भाई ये बंदा नॉलेजेबल है, ये सारे पॉइंट्स लिख रहा है। एक्स्ट्रा लिखने के तो मार्क्स अपने कटते भी नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे अब ये वाली चीज़ आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना, आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन बैंक के क्रक्स को आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे अपडेट करते जाओगे तो राइट, इट एक्चुअली हेल्प्स। फिर आ जाते हैं अपने शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में भी मैंने सेम टेक्निक ही यूज़ किया थ्रू आउट। अब आप फेमिलियर हो गए होगे दैट इज़ की मटेरियल फैक्ट एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के ऊपर। तो मैंने उसको एक तो यहाँ पे अपने लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये चार्ट है, इसे क्लियर हो जाता है कि अपने को क्या कहाँ पे क्या लगाना है। देख सक रहे हैं कि अगेन क्लॉजेस के बगल में कहीं पे अगर मेरे को क्लियरिफिकेशन चाहिए तो ये सब चीज़ मैंने अपना चार्ट बना के यहाँ पे लिख लिया। चार्ट बनाने से क्लियरिटी मिल जाता है। ये रहा अगेन यहाँ पे भी ये सब मार्किंग किया है। अब आप फेमिलियर हो गए हैं। जैसे ये देखिए May 25 में इसमें क्वेश्चन आया था आपका अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट में, चैप्टर 6 के ऊपर May 25 में क्वेश्चन आया था, तो मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पे चैप्टर 8 हो गया या 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, चैप्टर 10 हो गया। अगेन आप देखोगे चैप्टर 15 सितंबर 25 में आ गया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सितंबर 25 में चैप्टर 15 से क्वेश्चन आ गया। अपने को फोकस पता चल जाता है, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया। ओके, देन यहाँ पे इसका है क्या क्या, मेमोरी टेक्निक यहाँ पे चिपका दिया एंड कीवर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, फटाक से ये कर दिया, मेमोरी टेक्निक से रिकॉल कर लिया, डन। अगेन एथिकल कंप्लाइंस हो गया, तो यहाँ पे कुछ उसका एक्सप्लेनेशन चार्ट है वो बना लिया। एंड अब आप देखोगे क्या कि नेटवर्क का ना जितना भी फॉर्म्स है उसका समरी यहाँ पे लिख लिया। इससे क्या होता है, एक तो क्विक सेल्फ रिकॉल बन जाता है अपने लिए। ये सब है। अगेन सारे चैप्टर्स का नंबर्स हाईलाइट कर लिया, फोकस पता चल जाता है कि कैसे क्या है, डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर अपना आ जाता है सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स, इसको भी वैसे ही PIE ये सब पढ़ के समझ लिया। अब ESB का है, ESB को अपने को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियरिटी बेस्ड है। अब जैसे मैंने, आप देख रहे हो ना, बहुत सारे पॉइंट्स में ऑरेंज हाईलाइट किया। ये सब मैं जब मॉक्स देता था ना, तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट्स के ऊपर ना मॉक्स आए, मैंने मिस्टेक किया, तो मैंने क्या किया कि सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करना चालू कर दिया कि देखो मैं इस पॉइंट्स पे गलतियाँ कर रहा हूँ। इस पे MCQ आया था, मैंने गलती करा, इस पे MCQ आया, मैंने गलती करा, ये पॉइंट इन दोनों से लिंक होकर क्वेश्चन बना, तो मैंने ऐसे करके एरो बना के लिंक कर दिया। अब अपनी गलतियों को अगर मैप करते जाओगे ना, तो आपकी गलतियाँ कम होती जाएगी। सिंपली दैट्स द टेक्निक। मैंने आपको बताया था मेरे फर्स्ट पार्ट में कि ऐसे 250 के संग में मैंने न्यूक्लियर अटैच किया था, और प्रोफेशनल एथिक्स के संग भी आपका न्यूक्लियर का नोट्स आ जाता है, तो क्या होता है, डबल रिविजन बन जाता है, राइट। देखो मैंने मार्क कर लिया कि ये May 24 में आया था इसके ऊपर क्वेश्चन, या May 23 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ है, ये वाला मेरे को काफ़ी हेल्प करता है। मैं आपको बताता हूँ ये चार्ट क्या है। ये चार्ट मैंने बनाया था अपने सेल्फ रिकॉल के लिए। फैकल्टीज़ की भी रिवीजन समरी चार्ट है, बट अपने हाथ से लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा रिकॉल होता है, तो मैंने इसको ऐसे रिकॉल कर लिया। अब जब भी मैं ऑडिट पढ़ता था ना, जब मेरे को प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉसेज याद नहीं होते, मैंने सारे कीवर्ड्स को लिख लिया, कैसे मैं याद करता हूँ ऐसे करके मैं लिख लिया। अब मैं ऑडिट पढ़ने बैठता हूँ, 5 मिनट लगते हैं हार्डली मेरे को, मैं इसको बस स्क्रॉल थ्रू कर लेता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ एंड आई एम डन। ऐसे करके लिखने से क्या होता है कि अपने को अपनी ही लिखी हुई चीज़ याद करने होते हैं। अब एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले आप अगर गेट पे खड़े हो, आपको सारे रिकॉल करना, आप बुक खोल के थोड़ी ना रिकॉल कर, फटाफट ये शीट निकाला, ऐसे ऐसे टेक्निक से आपने ऐसे याद करके रखा है, आपने ये रेफ़र किया, आपको रिकॉल हो गया। अगेन यहाँ पे मैंने सारा सेक्शंस को करने, यहाँ पे सारे क्लॉजेस को करने के बाद छोटा सा जगह लिया, यहाँ पे सेक्शन का समरी बना दिया कि देखो ये सारे सेक्शंस हैं, इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हैं अपने, एटलीस्ट नाम से होगा क्या कि जहाँ पे अपने श्योर है ना, तो उसको कोट कर सकेंगे। ऐसे ही ऑडिट प्लानिंग में 1.5 डेज़ में रिवाइज़ नहीं कर पाया था, टाइम की कमी होने के कारण, तो आपको मोस्टली बुक मेरा ब्लैंक ही मिलेगा। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अटका था, तो इसको रेफ़र करना है, कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस पॉसिबल है या क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, तो मैंने अगेन यहाँ पे ब्लू हाईलाइट कर दिया। आप देख पा रहे हो सब ब्लू हाईलाइटेड है। कहीं पे कोई मेमोरी टेक्निक लगाना है तो मेमोरी टेक्निक लगा दिया। देख सक रहे हो आप लोग कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इन केस अगर मैं ये क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर अगर मैं ठीक से नहीं भी 1.5 डे में रिवाइज कर पाता, तो एटलीस्ट मैं ये ब्लू पोर्शन को रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि आई नो कि यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करता है।
तो ऐसे करके ये आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया कि 3, 4, 5 सारे पॉइंट्स को मैंने रिवाइज़ कर लिया। इंटरनल चेक सिस्टम का मतलब क्या होता है वो अपने नोट से इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया कि हाँ मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर सकूँगा। सारे एग्जांपल्स या क्वेश्चन बैंक की चीज़ों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। मैनुअल एलिमेंट्स हो गए या फिर ये सारे क्वेश्चंस हो गए, तो ये सब को भी हाईलाइट कर दिया कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चंस है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने कर लिया। जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, फ्रेमवर्क्स 5 फ्रेमवर्क्स है, कोसो है, कोको है, कोबिट है, सार्बन्स-ऑक्सली है एंड टर्नबुल है। ये अपने रिसोर्सेज में दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसको सबको कंपाइल कर दिया एंड एक साथ में इसको रिवाइज़ कर लेता हूँ। अगेन ग्रुप ऑडिट का क्या किया कि ग्रुप ऑडिट को ना ऐसे मैपिंग कर लिया। मैपिंग करने के बाद इसको जो भी अपना टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है तो वो कर लिया, कोई सेक्शन नंबर है तो वो कर लिया। इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ग्रुप ऑडिट आप सबका स्ट्रॉन्ग भी होता होगा तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ग्रुप ऑडिट का जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया, मैं ये दो क्वेश्चंस में अटका था, बाकी क्वेश्चन बैंक बने तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि देखो मस्ट सी ये दीज 2 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन बैंक जिसमें मैं रेफ़र किया और मैं अटका। तो ऐसे करके अपना मैपिंग बन जाता है। कोई मेमोरी टेक्निक हुआ तो मेमोरी टेक्निक यहाँ पे ऐसे लगा दिया, हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, हर पॉइंट पे क्वेश्चन पॉसिबल है तो हर पॉइंट पे मैंने ऐसे लिख के रखा है। प्लानिंग ऑडिट ऑफ CFS हो गया या कुछ भी हुआ, सारे पॉइंट्स के ऊपर जिसके ऊपर क्वेश्चन है वैसे मार्किंग कर दिया। जहाँ पे दरकार हुआ वहाँ पे स्टिकी नोट बना दिया कि हाँ इतना पढ़ा, इतना टेक्स्ट नहीं पढ़ के अगर मैं अपना मेमोरी टेक्निक से भी पढ़ूंगा तो आई रिमेंबर द एग्जैक्ट कीवर्ड्स दैट कवर्स दिस पॉइंट। तो ये देखो यहाँ पे सारा अपना एक्सप्लेनेशन आ गया, यहाँ पे मेमोरी चिपका दिया। तो क्या होता है कि एक साथ में हो जाता है। नाउ वी डोंट नीड एन अनदर अपना नोटबुक जहाँ पे अपने रेफ़र करना पड़ेगा, बार बार पेजेस फ्लिप करना पड़ेगा। नोट्स खोल रहा हूँ, नोट्स के संग में ऑटोमेटिकली मेमोरी टेक्निक्स या फिर वो सब यहीं पे एक साथ एक जगह आ जा रहा है सामने। इट एक्चुअली हेल्प्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं, टाइम सेव करने में हेल्प करती है। देखो आपकी मैंने सारे क्वेश्चन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे करके रखा है कि हाँ ये चीज़ मैं क्वेश्चन से इनकाउंटर किया हूँ अक्रॉस रिसोर्सेज एंड मॉक्स, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन है तो इसको मैंने समराइज़ करके यहाँ पे लिख दिया कि एंड कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, क्या क्या फोकस है अपना, कंसोलिडेशन के क्या क्या मेथड्स है वो सब भी यहाँ पे चिपका दिया। इससे क्या होता है कि क्लियरिटी मिल जाता है। ये सर का ये टेबल नो डाउट हेल्पफुल था, बट मैंने इसको ये बनाया, ये मेरे को ज़्यादा इजी समझ में आता है एंड बर्ड आई व्यू देता है, तो मैं इसी को रिवाइज़ करता काम बन जाता। अगेन बैंक ऑडिट बहुत लंबा पड़ता है तो मैंने इसको फैकल्टी की रिवीजन वीडियो से ही मैं हमेशा करता। बट कुछ जगह पे है जहाँ पे मैंने ये ऐसे ब्लू टिक मार्क दे रखा है ना, वहाँ पे मैं उसको खुद से कर लेता क्योंकि वो टॉपिक्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये इम्पॉर्टेंट है। आपका बाकी सारा मेमोरी टेक्निक्स बना के रखा हूँ, क्या क्या कीवर्ड्स पे क्या क्या अपने को देखना है एंड अप्लाई करना है। जनरल पॉइंट्स हो गया या इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस हो गया, एरियाज़ ऑफ विथ रिगार्ड्स टू एरियाज़ ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन बैंक में था, आई फेल्ट इट कि हाँ इसको मैं अलग से लिखूँगा ताकि मेरे को रिकॉल हो इन केस मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे को रिवीजन के टाइम में इसको मैं लिख लेता हूँ। अगेन सारा 2 पॉइंट्स को जिसके ऊपर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो सबको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कि मेरे से एटलीस्ट वो सब चीज़ मिस नहीं हो जाए। CLR या CRR रिक्वायरमेंट्स की बात हो गई। अमेंडमेंट्स के ऊपर भी फोकस देना पड़ता है कि बैंक ऑडिट में कोई अमेंडमेंट्स है वो टेस्ट हुआ है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज रिलेटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। एडवांसेस हो गया, एडवांसेस के रिलेशन में या प्रोविजनिंग ऑफ NPA के रिलेटेड में, तो कुछ टॉपिक्स। रिस्ट्रक्चरिंग एडवांस में इसमें May 25 में क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है कि जब आप टॉपिक्स को ऐसे हाईलाइट कर लेते हो ना, वही सब चीज़ पढ़ते हो ना, तो ज़्यादा एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी आता है आपको एज टू अप्रोच एंड कैसे करना चाहिए, राइट। नॉन बैंकिंग एसेट्स एक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स, ये May 25 में क्वेश्चन आया था तो मैंने मार्क किया था उसको, फिर यहाँ पे मैप कर दिया कि May 25 में आया है। करंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आया हुआ है। बिल्स पेएबल हो गया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑडिट प्रोसीजर्स है कि नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट्स, इसको बस खाली समझ लिया, ये अब हाईलाइटेड है, ये इसके ऊपर हाथ बनाया माने MCQ है, राइट। फिर फॉरेन एक्सचेंज जो है इसका ये पॉइंट्स कीवर्ड पॉइंट्स है। इससे मैपिंग से क्या हो रहा है, क्लियरिटी मिल रहा है कि अपने को कहाँ पे फोकस करना है इन केस ऑफ लेस टाइम। समझना सब कुछ है लेकिन फोकस अपने को वहीं पे करना है जहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस है, प्रोबेबिलिटी है। अब NBFC अपने को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो NBFC में हर जगह पे मैंने मार्किंग कर दिया कि ये मार्किंग्स है, ये इसको रिलेट करता है, क्या क्या कीवर्ड्स आई नीड टू लुक आउट टू एंड क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसके ऊपर MCQ आ सकता है कि नहीं, या फिर कौन कौन सा लेयर्स है। एंड देन आप देखोगे ये चीज़ की
कैटेगराइजेशन हो गया, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स में टाइप 1 कैपिटल, टाइप 2 कैपिटल का कंप्यूटेशन, फिर ओन फंड्स का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज को आप कैसे याद कर सकते हो, आई एम फाइनेंसिंग हाउस करके आप मेमोरी टेक्निक बना सकते हो, राइट। प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, ये आपका May 25 में आया था क्वेश्चन। प्रोविजनिंग है नवंबर 24 में। रिमेंबर आप लोग को मैं बताता हूँ कि मेरे को पता है ये नोट्स याद नहीं आ रहे थे, लेकिन ये जो मैंने टेबल चिपकाया है ना, मेरे को ये याद आ रहा था, इसके बेसिस पे मैंने आंसर को रिकॉल किया था और मेरे को मार्क्स मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट खाली टेक्स्ट को पढ़ो, कभी कभी आप नोट्स भी अपना साथ में रखो, क्या पता आपको अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स ही आपको एग्ज़ाम में याद आ जाए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर पर्टिकुलरली क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट करके लिख दिया, May 24 में क्या आया है क्या नहीं आया है। ये एक तो अब ऑडिट चेकलिस्ट है आपका एनबीएफसी P2P लेंडिंग के लिए, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐसे मेमोरी टेक्निक बना दिया कि देखो ये पॉइंट्स है, इसको ऐसे याद कर लो। या फिर आप ये देखो कि ऑडिट चेकलिस्ट फॉर एनबीएफसी आईसीसी के क्या क्या पॉइंट्स है, ब्रॉड पॉइंट्स। अब ये शेयर्स है तो शेयर से मैं ये सारे पॉइंट्स लिख सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट है इससे मैं सारे पॉइंट्स लिख सकता हूँ। इससे क्या होता है ना कि जनरल चेकलिस्ट अब अपने को इतना ही कुछ याद नहीं करना होगा, उसके बदले में अपने इसको याद कर लेंगे तो हो जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, या फिर एनबीएफसी होल्डिंग एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब का आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है, ठीक है। फिर आपका यह एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स पे क्वेश्चन हो सकता है। रीजंस फॉर अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स। ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर क्या होता है, कब कब ऑब्लिगेशन अराइज होता है, कहाँ पे उसको रिपोर्ट करना पड़ता है और क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है। अब डिफरेंस है, डिफरेंस ये मेरे किसी फ्रेंड ने दिया था, आई फाउंड इट वेरी यूज़फुल। ऐसे डिफरेंस बनाने से क्या होता है ना, अब अपने को याद है ना, अपने को डिफरेंस बचपन में अपने जब डिफरेंस टेबल देखते हैं ना, अपने को ज़्यादा याद रहता है। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने क्या किया, डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 के बीच में ऐसे टेबल बना लिया। अब ये टेबल से ज़्यादा याद रहता है, क्लैरिटी रहता है कि कौन सा पॉइंट पे क्या है। अब टिक मार्क वाले पॉइंट्स तो मैं 100% लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ रिकॉल रह जाता है। कारों का रिपोर्टिंग हो गया। अब यहाँ पे देखोगे आप ना कि कारों का रिपोर्टिंग के बाद एक तो आता है टॉपिक व्हाट इज़ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये मेरे को अगर पूछा जाता कि व्हाट इज़ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और इसके ऊपर अगर लिखने बोला जाता तो शायद मैं नहीं लिख पाता, इसीलिए मैं क्या किया, इसका नोट्स यहाँ पे बना के चिपका दिया। अब मैं कभी भी चैप्टर रिवाइज करता हूँ ना, मैं एक बार इसको गो थ्रू कर लेता हूँ, तो इससे मेरे को याद रहता है। इवन ये नवंबर 24 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, बट बैक देन मैं नहीं आंसर कर पाया था, तो अपनी लर्निंग से यहाँ पे उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। पीएसयू ऑडिट में ये जैसे ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्या किया कि इस 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट सेक्शन पे चिपका दिया, अलॉन्ग विद दैट कि क्वेश्चन बैंक के ये 3 क्वेश्चंस हैं मेरे को देखने ही हैं आफ्टर रिवीजन ऑफ द टॉपिक। इससे क्या होता है, चीज़ों पे कंट्रोल बन जाती है। पीएसयू ऑडिट का कुछ वन टाइम रीड है, आर्टिकल्स है। अब ये चीज़ मेमोरी में हेल्प करता है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया, एस्टिमेट कमेटी हो गया, ऐसे करके ना मैंने क्या किया, मेमोरी चार्ट बना दिया, फ्लो बना दिया, एंड फ्लो के हिसाब से मैं इसी को रिकॉल पढ़ता हूँ। अब तो शायद मैं एग्ज़ाम्स में इस सब को पढ़ता भी नहीं था, इसके कीवर्ड्स को। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सीधा ये पढ़ा, एस्टिमेट्स कमेटी सीधा ये पढ़ा, या फिर आपका कोपू हो गया तो कोपू का सीधा यहाँ पे ये चार्ट लिखा ये पढ़ लिया। CNAG रोल एज अ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, सिर्फ ये पढ़ लिया, इससे क्लियर हो गया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PSU, ये सब वन टाइम रीड है, तो इसको एक बार बस रीड किया ख़त्म। यहाँ पे MCQ जोन है तो वो मार्क कर लिया। कंप्लायंस ऑडिट ये सितंबर 25 में है, तो वैसे करके इसको मार्क करके रखा था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया। परफॉर्मेंस ऑडिट का भी यहाँ पे क्या मेरे को क्या होता था ना, प्रोप्राइटरी और परफॉर्मेंस ऑडिट का क्या क्या पॉइंट्स है ना, वो याद रखने में प्रॉब्लम होता। तो मैंने एक सिंपल थंब रूल बनाया। अब पता नहीं आप लोगों को लगेगा कि ये मचकाना है, लेकिन मेरे लिए वर्क करता था। परफॉर्मेंस के लास्ट वर्ड में आता है ई, तो यहाँ पे अपने तीनों ई यूज़ करेंगे, दैट इज़ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब वो सब के ऊपर अपने को फिर डिफाइन कर देने का है, ठीक है। एंड ये रहा उसका मेमोरी चार्ट, उसके अंदर का पॉइंट्स का कि क्या आपको इकोनॉमी या एफिशिएंसी, ऑडिटिंग इफेक्टिवनेस, ऑडिटिंग एफिशिएंसी, ऑडिटिंग इकोनॉमी आप कैसे कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने चार्ट भी चिपका दिया कि कैसे क्या कर सकते हो। इसके ऊपर एग्जाम पे क्वेश्चन आया रखा है तो वो कर दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया या फोकस ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया। ये क्वेश्चन बैंक से मैंने समरी यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट मालूम है क्या है, फोकस ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट मालूम है क्या है। फिर प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आजकल नए नए क्वेश्चन सेक्टर से बना के पूछ रहा है। कभी पूछ लेगा ऑडिट क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, ऑडिट अप्रोच आपको कैसे डिसाइड करना है, राइट। या फिर आपको पूछ लेता है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला का आपका क्या पॉइंट्स है। तो आपको ये सब चीज़, ये यूनिक चीज़ है, ये आपको नॉर्मली ऐसे दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। तो इसीलिए एक बार इसको मार्क करने से और देखने से क्या होता है ना, हो जाता है।
देन आया कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट को याद करने के लिए मैंने एक तो मेमोरी टेक्निक बना दिया, चार्ट बना दिया। अब मैं सीधा चार्ट से रिवाइज करता हूँ, मेरे को याद आ जाता है कि हाँ इसमें ये पॉइंट था। प्रोप्राइटरी ऑडिट हुआ, प्रोप्राइटरी में ना 2 ही पॉइंट्स है, देखो आप प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी जनवरी 26 में आ गया, फंक्शंस ऑफ ऑडिटर यहाँ पे नवंबर 24 में आ गया, स्ट्रक्चर कंटेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो गया, इसका मैंने यहाँ पे मेमोरी टेक्निक बना दी। तो चीज़ें क्लियरिटी के संग समझ में आने लग जाती है। अगेन रोल ऑफ CNEG May 19 पे आया था। इंटरनल ऑडिट एंड SA 610। अब SA 610 मैं आप लोग को स्टैंडर्ड्स के संग में ही कवर करवा चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि कैसे क्या मार्किंग करना है। यहाँ पे मेमोरी टेक्निक मार्क कर दिया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट हो गया, या फिर इंटरनल ऑडिटर की बात हो गई, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इसके ऊपर क्वेश्चन है, मार्क किया। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो उसको भी मैंने मार्क किया, इसके ऊपर क्वेश्चन है। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, कुछ जो क्वेश्चन है वो सब मैंने यहाँ पे मैपिंग कर दिया ब्लू पॉइंट्स पे, कि समझ में आ जाता है। नवंबर 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो कर दिया, उसका मेमोरी टेक्निक का चार्ट बना के यहाँ पे चिपका दिया। रिव्यू ऑफ, मैं यहाँ से सीधा ये देखूंगा, याद आ जाएगा, खत्म काम। बर्ड आई व्यू अपने लिए क्रिएट करिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट, तो कैसे कैसे स्टेप्स से होते हैं, इसके ऊपर एक तो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर को मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। फिर स्टेजेस, 2 स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग May 25 में आया था, कि एट द एंड ऑफ असेसमेंट ऑन पीरियोडिक बेसिस होता है, या फिर टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है, कि एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। अब फॉलोअप, कई बार फॉलोअप के टर्म्स में होता है, कई बार क्या होता है ना, इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बैंक पढ़ा था तो देखा कि हाँ analysis on implementation of recommendation of previous audit report and highlight critical areas needing immediate attention, तो उसमें भी आपको फॉलो अप के पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, इससे पता चल जाता है कि हाँ ये पॉइंट लिखना है। या फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एम्प्लॉय एट्रिशन, इसके ऊपर अपने को ये चीज़ मालूम है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अपने रिकॉल ही नहीं कर पाता है, अरे कौन से टॉपिक में पढ़ा, तो बोल के एग्जैक्ट कीवर्ड्स याद नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया। फिर इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो यहाँ पे आपके आ गया May 24 का पॉइंट, या फिर अप्रोच टू डेवलप इंटरनल ऑडिट प्लान हो गया, इसको यहाँ पे मैंने लिख के रख दिया। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है। 610 मैंने बोल ही दिया था कि स्टैंडर्ड के सीक्वेंस में पढ़ लो, अतुल और रसल के नोट से, तो यहाँ पे मैंने वही करके रखा है, राइट, आप देख पा रहे हो। ड्यू डिलिजेंस की बात हुई, तो ड्यू डिलिजेंस में अगेन ये पॉइंट मेरे को लगा कि स्टडी मटेरियल में है, लेकिन अभी तक बुक में नहीं है, तो मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था बोल के, इसके ऊपर क्वेश्चन है मैंने हाईलाइट कर दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन है मैंने हाईलाइट कर दिया। स्कोप ऑफ फंक्शन, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जिसको मैंने चार्ट में ये अपने स्टडी मटेरियल से ये चार्ट उठा लिया, चार्ट को यहीं पे लिख दिया, इससे क्या होता है कि रिकॉल करने में इजी होता है। प्रोसीड्यूर्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, उसमें यही आंसर लिखना है। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि प्रोसीड्यूर्स हो FDD का, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो FDD का, आपको सारा यही सब काम करना है। हिडन लाइबिलिटीज़ हुआ, या फिर ओवर वैल्यूड एसेट्स हुआ, ये ओवर वैल्यूड एसेट्स को क्या करता था मैं, बैलेंस शीट का एक तो डायग्राम बना दिया, एंड यहाँ पे सारे एसेट साइड्स में, क्योंकि अपने ओवर वैल्यूड एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी एसेट्स है उसको लिस्ट कर दिया। जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड एक होता है, प्लांट एंड मशीनरी उससे रिलेटेड 2 पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड 2 पॉइंट है, इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड 1 पॉइंट है, इन्वेंट्री से रिलेटेड 2 पॉइंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर से रिलेटेड 1 पॉइंट है, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ अगर अपने PL के अपने बैलेंस शीट के आपके एसेट साइड में आ रहा है तो उसको आपको देखना है। ये सब चीज़ है आपका ओवर वैल्यूड एसेट्स। कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आप देख पा रहे हो, राइट। फॉरेंसिक अकाउंटिंग अगेन ये टॉपिक से ज़्यादा पूछा नहीं गया, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, पॉइंट्स मैंने ब्लू में हाईलाइट कर दिया कि हाँ ये तो डिफरेंस अपना खाली ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है, बट इसको समझना ज़रूरी है। देन फॉरेंसिक अकाउंटिंग की सर्विसेज हो गई, या फिर फॉरेंसिक ऑडिटर किसी इसमें ऑफनली इन्वॉल्व होता है। प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग पूरा 6 प्रोसेस हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर डीप डाइव करके पूछा जा सकता है। तो जैसे देखो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में तो ऐसा आई डिड नॉट फाइंड कि डीप डाइव करके पूछा जा सकता है। 3, 4, 5 मैंने सबको चार्ट में ही बना दिया कि हाँ चार्ट से रिवाइज कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर की एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट आ गया। की एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट में ऐसे अपने को मैंने क्या किया, रिपोर्ट की तरह इसको सजा दिया ताकि याद रहे कि क्या क्या डलता है एक टिपिकल रिपोर्ट में। एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। चलिए चालू करता हूँ इन्वेस्टिगेशन से। अगेन इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पॉइंट है वो सब मैंने नोट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, तो ये सबको फ्रीक्वेंट रिवीजन पे रखता था। पॉइंट्स को ऐसे मार्क कर लिया कि ये प्रोबेबल क्वेश्चन पॉइंट्स है, इसके ऊपर आ सकता है कुछ कुछ जहाँ पे अपने को लगता है कि हाँ मेमोरी टेक्निक है, वहाँ पे मेमोरी टेक्निक बना लिया। ऐसे मार्किंग से क्या होता है ना, हेल्प हो जाता है कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, राइट। फिर आपका क्या क्या पॉइंट्स पे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है तो उसको मार्क कर लिया। May 24 को मार्क कर लिया। क्या क्या कीवर्ड्स को आई नीड टू लुक आउट टू ये मार्क कर लिया।
वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हो गया। ऐसे मार्किंग, मैं जस्ट आपके संग अपना मार्किंग शेयर कर रहा हूँ, जो कि आई फेल्ट कि स्मार्ट मार्किंग में मेरे को स्मार्ट रिवीजन में हेल्प किया था। नवंबर 24 में ये क्वेश्चन आया था तो इसको मार्क कर लिया। ऐसे करके चीज़ों को मार्क करते गया। अब ये है, इसका एक समरी बना के यहाँ पे चिपका दिया। अब सिंपल खाली क्या होता है, वेरिफिकेशन के क्या प्रोसीजर्स है वो यहाँ पे इसी से पढ़ लिया, काम ख़त्म, राइट। स्पेशलाइज्ड एरियाज हम लोग ने डिस्कस ऑलरेडी करके ही रखा है इन आवर पार्ट 2 का वीडियो, तो मैं इस पोर्शन को स्किप कर देता हूँ। PFI भी डिस्कस करके रखा है। होपफुली आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है एंड आप लोग को इससे फ़ायदा, आप लोग ने इसको अगर इम्प्लीमेंट किया तो आप लोग को फ़ायदा दिखाई दे रहा होगा। फिर आगे अपना डिजिटल ऑडिटिंग। डिजिटल ऑडिटिंग एक ऐसा टॉपिक है, आप कितना ही कर लो आपको कभी फुल्ली कंफर्ट नहीं बिल्ड होता। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आप भूल रहे हो, तो इसको आपको बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करते रहना पड़ता है। अगेन अगर आप इसको करते रहोगे ना रिवाइज़, लाइक हर 2 दिन में, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप 15 या 20 मिनट के अंदर आप पूरा रिवाइज़ कर ले रहे हो। तो इसके ऊपर तो हर जगह पे क्वेश्चन पॉसिबल है, तो वही मैंने मार्क भी करा है कि हर जगह पे क्वेश्चन पॉसिबल है। अब ये वाला पॉइंट मैंने देखा था कि अपने नोट्स में, तो आई मीन नोट्स बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस लैंग्वेज पे, लेकिन इस लैंग्वेज का रेफरेंस अपने कहीं पे बुक में नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन बैंक से पेज फाड़ के इधर चिपका दिया कि आइडेंटिफाइंग द एरियाज अराइजिंग फ्रॉम यूजेज ऑफ IT रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज़ ऑफ IT। तो यहाँ पे इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क इन डिजिटल सिस्टम्स। तो इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने एक चार्ट चिपका दिया। अब मैं ये चार्ट को पढ़ के ही मैं रिवाइज कर लेता हूँ, इससे क्लियरिटी मिल जाता है। अंडरस्टैंड IT इन्वायरमेंट हो गया, की एरियाज देखोगे आप में 24 में आया था। IT डिपेंडेंसीज़ के ऊपर में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हो गया। या फिर साइबर रिस्क हो गया, साइबर अटैक्स के बारे में बात हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस के ऊपर बात हो गया, फिशिंग, स्पेशिंग, वेलिंग, ये सब चीज़ को समझ लिया। स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क के ऊपर बात हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। मैनेजिंग साइबर रिस्क में भी 4 पॉइंट्स है, मैंने ये प्रोबेबल क्वेश्चन जोन है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गया आपका, ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन जोन है। आइडेंटिफाइंग, ये आप याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। मोमो मैन, मैं इसको ऐसे करके याद करता है, ये मोमो मैन वाला क्वेश्चन है। मैनिपुलेट हो गया या फिर मॉडिफाई हो गया आपका रिकॉर्ड्स एंड बिजनेस रूल्स या कंट्रोल्स, तो वो सब चीज़ को लेके। कंट्रोल कंसिडरेशन फॉर साइबर रिस्क हो गया, ये आपका नवंबर 24 में आ गया। ये कंट्रोल्स अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। अब अपने को अगर ये क्वेश्चन जैसे मैं एक बार मॉक में दिया था ना, तो ये देखा तो मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग गया, नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है और इसके ऊपर कंट्रोल पूछा, ये अपना डिजिटल ऑडिट में आता है पॉइंट, तो ये चीज़ का क्लैरिटी पता चल जाता है। अब जैसे ही अब आप क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व किए होगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि आप किससे कन्फ्यूज़ कर जाओगे। तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया हुआ इसलिए हेल्प होता है। रिमोट ऑडिट आपका इस पे सितंबर 25 में रिमोट ऑडिट से क्वेश्चन आ रखा है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गया, इमर्जिंग ऑडिट टेक्नोलॉजीज़ हो गया, राइट। अब आप मार्किंग्स देख पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे ब्लू मार्किंग्स है। ये May 24 में क्वेश्चन आया था। मैंने क्या किया था कि आपका ये ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट है ना, इसका एक समरी चार्ट बना लिया था कि ऑडिट इम्प्लीकेशंस क्या क्या होता है, कॉमन रिस्क क्या क्या होता है और अदर पॉइंट्स क्या क्या है। तो ब्लॉकचेन का कॉमन रिस्क क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या क्या कॉमन रिस्क हो गया, NFT का क्या कॉमन रिस्क हो गया, या फिर ऑडिट इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो गए। तो एक तो ये चार्ट बनाने से ना हेल्प हो जाता है। आप बोलोगे तो मैं, आप मेरे को पिंग करना, अगर आपको ये चार्ट चाहिए होगा मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा, राइट। फिर ये सब को आप समराइज़ कर दिए तो सोचो आपको वो सब का पढ़ने का कितना प्रेशर कम हो जाता है। ऑडिट इम्प्लीकेशंस आपका जनवरी 26 में आया था। कॉमन रिस्क ऑफ RPA जनवरी 26 में आया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली क्या क्या पॉइंट्स है, राइट। ये सारे पॉइंट्स को आप ऐसे मार्किंग कर सकते हो। नेक्स्ट जेन ऑडिट हो गया, कॉमन रिस्क हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ESG और SDG ये भी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें हर कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। अगेन लुक आउट फॉर द कीवर्ड्स, जैसे कि एलिमेंट्स या दैट कंस्टिट्यूट ESG, तो उसमें भी आपको ESS लिखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस का, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई गोल चाहिए, खाली सिर्फ कोई रीडिंग के लिए है। या फिर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, या फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में बात होगा तो आपको फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर, नेचुरल, ह्यूमन, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बारे में बोलना पड़ता है। BRSR के बारे में आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जैसे कि अब ये 3, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BRSR का रिपोर्टिंग कितने सेक्शंस में जाता है, क्या क्या है वो सेक्शंस। आप जब ये सेक्शंस बताओगे तो आपको दिखेगा कि आप PWPD, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, उसमें आता है आपका एसेंशियल्स इंडिकेटर और लीडरशिप इंडिकेटर। तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है कि BRSR का रिपोर्टिंग पे ये लोग क्वेश्चन बोले कि कितना इंपॉर्टेंट, मतलब इसके अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं एंड सेक्शन क्या, आपको उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, तो आपको ये पूरा आंसर लिखना पड़ सकता है। 9 प्रिंसिपल्स ऑफ BRSR हो गया। तो मैं क्या करता ना, जिसका इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो
EAT, ये वाला आपका May 24 में आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल 1। देन प्रिंसिपल नंबर 8 आपका May 25 में आ गया। तो ऐसे मार्क करने से आपको समझ में आ जाता है आपको कौन सा प्रिंसिपल पे फोकस करना है। एंड देन आपका कोर एलिमेंट्स का ना मैंने ऐसे क्या किया, मेमोरी चार्ट बना के यहाँ पे चिपका दिया। अब मैं कोर एलिमेंट सीधा मैं प्रिंसिपल पढ़ता हूँ, कोर एलिमेंट्स इस चार्ट से ही रिकॉल कर लेता हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब जैसे कि आप देखोगे कि 4 के लिए खाली 3 पॉइंट है तो मैं ऐसे ही याद कर लिया। 5 के लिए मेरे को लगा कि हाँ एक तो छोटा सा चार्ट बना सकता हूँ, नहीं भी बनाता तो भी काम बन जाता, वैसे हो गया। 6 के लिए चार्ट बना दिया, 7 है तो 7 इंपॉर्टेंट है तो उसको ऐसे ही याद कर लिया, 8 है 8 के लिए चार्ट बना लिया, या 9 है 9 के लिए भी ऐसे चार्ट बना लिया। तो इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है। फिर एश्योरेंस इन BRSR हो गया, मेथडोलॉजी हो गया। मेथडोलॉजी में मैं बहुत अटकता था तो मैंने इसको बहुत रट्टा लगाया था, तब जाके याद हुआ था। हालांकि एग्जाम में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ लेकिन प्रोबेबल है कि टेस्ट हो जाए। नवंबर 24 में ये क्वेश्चन आया था, इसको आप देख सकते हो, आपको मालूम है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, अब इसके ऊपर करके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ICI के द्वारा। यहाँ पे एक MCQ रिलेटेड आपसे 2-3 पॉइंट्स पूछ लेगा, फिर बोलेगा कि आपका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपका किन 3 फ्रेमवर्क्स पे होता है। अब अपने फ्रेमवर्क पे देखेंगे या तो अपने को 9 प्रिंसिपल्स रिकॉल होगा या फिर ESG वाला प्रिंसिपल्स 3 पिलर्स याद होगा, बट आपको ये फ्रेमवर्क याद नहीं आएगा। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो आपका वो 3 आते हैं ना, PWPD, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स हो गया, या फिर एसेंशियल इंडिकेटर्स, वो सब वाला पोर्शन पे आपका फ्रेमवर्क है वो सब आ जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे भी 3 फ्रेमवर्क है, GIC करके या CGI करके। तो वैसे करके आप इसको याद करेंगे तो आपको बेटर रहेगा। अब कंपनी ऑडिट हुआ, कंपनी ऑडिट मैं खाली इसको आधी घंटा में रिवाइज करता था। सर का ये जो समरी दिया हुआ है, ये समरी से ही बस इसको रिवाइज करता था एंड दैट्स इट। क्योंकि इसका एप्लीकेशन बेस्ड चेक होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड सारे कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। टाइम स्पेंड करिए, अच्छे से समझिए इसको। एक बार समझने में 1 घंटा लगेगा, उसके बाद रिवीजन में हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा। तो आप इसको वैसे करके आप समझिए एंड आप कर सकेंगे। अगेन मैंने सारा यहाँ पे परसेंटेजेस को ना बड़ा बड़ा करके लिख दिया, परसेंटेजेस या अमाउंट्स को, ताकि मैं जब रिवाइज़ करूँ तो मेरे से ये छूटे नहीं, ठीक है। कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिया, कहीं पे नोट्स में स्क्रिबल करना है स्क्रिबल कर लिया। क्लॉजेस के बगल में ना मैंने मेमोरी टेक्निक लिख लिया कि जैसे क्लॉज 4, क्लॉज 185 एंड 186 के बारे में बात होता है। डिपॉजिट्स FD का रेट 5% है तो क्लॉज 5 डिपॉजिट्स 5 FD माने फिक्स डिपॉजिट का 5% रेट है तो डिपॉजिट्स याद हो जाता है। 6 को आता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, या फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हो गया। सारे हमारे फैकल्टीज़ मेमोरी टेक्निक बताते हैं, आप वो सारे मेमोरी टेक्निक्स को आप अपने लिए इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। रीपेमेंट ऑफ लोन है, इसके ऊपर जनवरी 26 में क्वेश्चन आ गया। फ्रॉड है, इसके ऊपर जनवरी 26 में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर ये है कैश लॉसेज एंड ऑल है, ये सब है। क्वालिफिकेशंस इन CFSE आपका हो गया, सितंबर 25 में क्वेश्चन है। तो ऐसे मैपिंग से ना आपको समझ में आ जाता है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, रिपोर्टिंग करके, ये कारों में मैंने ये अतुल सर के नोट से उठाया था जस्ट फॉर दिस पेज, क्योंकि ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना, मेरे को बर्ड आई व्यू में सारा ड्राफ्टिंग पता चल जाता है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, या फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर, OM का ड्राफ्टिंग हो गया, या मुर्ग पैरा का ड्राफ्टिंग हो गया। यहाँ पे मेरे को एक ही जगह में सारा ड्राफ्टिंग मिल जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि मेरे को ये चीज़ पता चल जाता है। अपने ड्राफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ हेल्प कर देता है। अगेन यहाँ पे भी मैंने यही किया था जो मैंने प्रोफेशनल एथिक्स में किया था। आप देखोगे मैंने यहाँ पे सारा मेमोरी, ये अगेन कीवर्ड्स लिख के इसको क्लॉजेस को ऐसे समराइज करके रखा है, आप देख पा रहे होगे, राइट। 21 पॉइंट से 21 पॉइंट्स को ऐसे ही समराइज़ कर दिया। देन कभी कभार कुछ मेमोरी टेक्निक चाहिए होता है, तो जैसे मैंने इसमें मेमोरी टेक्निक बना के रखा है कि हाँ मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, तो मेमोरी टेक्निक लिख लिया, मेमोरी टेक्निक से याद हो जाता है। दैट इज़ हाउ मैंने इसको रिकॉल किया था। एंड बस इसको पढ़ते रहना पड़ता है। ऑडिट एक ऐसा टॉपिक है जिसको अपने को पढ़ते रहना पड़ता है। होप आपको इसे समझ में आया होगा। मैंने बहुत इसमें फटाफट मार्किंग किया, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना था। कोई भी क्वेरी होगी आप मेरे को रीच आउट करिए एंड मैं डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेके आऊँगा एंड उसको कैसे टैकल किया, उसमें कैसे स्मार्ट मैपिंग किया, वो आपके संग शेयर करूँगा। चलिए मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप ही, आपके अंदर कैपेबिलिटी है एंड आप देखना पक्का CA बनोगे।